गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना चौथा लेसन था। जो लेसन का नाम था हमारे विभिन्न प्रकार की जो कीट नियंत्रण की विधियाँ। ठीक है, तो देखिए जिसमें अपन ने 3 विधियाँ पढ़ ली थी, कृषण विधियाँ, भौतिक विधियाँ। ठीक है, आज अपन चौथी विधि पढ़ेंगे, रासायनिक नियंत्रण। तीसरा पार्ट है हमारे ये लेसन का। चौथी विधि है रासायनिक नियंत्रण की। देखिए क्या होता है रासायनिक नियंत्रण में। कृषण नियंत्रण में अपन ने खेती की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का उपयोग करते हुए कौन कौन सी क्रियाओं द्वारा हम किन किन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे ही अब रासायनिक नियंत्रण होगा, जिसमें अपन दवाइयों की चर्चा करेंगे। जिसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे? दवाइयों की चर्चा करेंगे, दवाइयाँ। ठीक है, तो देखिए रासायनिक पदार्थों द्वारा कीटों को मारना, भगाना या इनकी समष्टि को कम करना रासायनिक नियंत्रण करता है। रासायनिक पदार्थ यानी जो दवाइयाँ होती है, उनके द्वारा या तो कीटों को मारना या उनको भगाना या उनके समष्टि को कम करना, यानी उन कीटों पर इस तरीके से नियंत्रण करना कि वो वृद्धि ना करे अपनी संख्या में। ठीक है, तो ये रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। कोई भी जीव जिसकी समष्टि वृद्धि एक निश्चित स्तर से अधिक होकर आर्थिक क्षति पहुंचाने लायक हो जाए तथा जिनका अस्तित्व मनुष्य के कल्याण, सुविधा तथा लाभ में परस्पर विरोध उत्पन्न करे, वे नाशक जीव कहलाते हैं। अब नाशक जीव किसे कहते हैं? वे जीव जिनकी समष्टि एक निश्चित स्तर से अधिक होने पर हमें आर्थिक क्षति पहुंचाती है, यानी नॉर्मल स्थिति में हो, संख्या में कम हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तब तक तो हमें वो नहीं नुकसान पहुंचाते, लेकिन एक सीमा से अधिक होने पर फिर वो हमारी फसलों को खाते हैं, नष्ट करते हैं, जिससे हमें आर्थिक हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक है, तथा जिनके अस्तित्व मनुष्य के कल्याण, सुविधा तथा लाभ में परस्पर विरोध उत्पन्न करे, और जिनका फिर अस्तित्व क्या हो, जिनका उपस्थित रहना, अस्तित्व में रहना मनुष्य के लिए, हमारे लिए कल्याण, सुविधा और लाभ का विरोध उत्पन्न करे, यानी वो हमारे लाभ को, हमारे कल्याण को, हमारी सुविधा को कम करे, वो जीव नाशक जीव कहलाते हैं। और वे रासायन जो कीटों व अन्य जीवों को, जो मनुष्य तथा उसके कृषि एवं प्राणी आदि को क्षति पहुंचाते हैं, मारने या भगाने के काम आते हैं, पीड़कनाशी कहलाते हैं। तो वे सभी दवाइयाँ, वे सभी रसायन जो कीटों को मारने, ठीक है, या उनको भगाने के काम आते हैं, उनको अपन पीड़कनाशी कहते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स पीड़कनाशी कहते हैं। पीड़कनाशियों का आप वर्गीकरण प्राणी वर्ग के अनुसार निम्नानुसार कर सकते हैं। पीड़कनाशियों को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कीटनाशी होते हैं। ठीक है, कीटों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। कीटनाशी दवाइयाँ होती हैं, जो रसायन होते हैं, वो सिर्फ कीटों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। बरूतीनाशी बरूतियों को मारते हैं, जो माइटिसाइड्स होते हैं। ठीक है, सूत्रकृमिनाशी सूत्रकृमियों का नाश करते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चलता है। कृंतकनाशी यानी कृंतक यानी चूहों को मारने वाले। कृंतकनाशी दवाइयाँ कौन सी है? जो चूहों को मारती है। आगे देखिए फिर मोलस्कनाशी। मोलस्कनाशी में आते हैं घोंगा, कंबू। ठीक है, अब मोलस्क एक संघ है। ठीक है, उस संघ में कई सारे जीव होते हैं जो मनुष्य के लाभदायक भी और हानिकारक है। हानिकारक में जैसे घोंगा, कंबू, ठीक है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करना, उनको मारने वाली दवाई है मोलस्कनाशी। इसी तरह कवकनाशी कवकों की रोकथाम के लिए उपयोग करते हैं इनका। जीवाणुनाशी जीवाणुओं की रोकथाम के लिए करते हैं। शाकनाशी शाक को नष्ट करते हैं। और खरपतवारनाशी खरपतवारों को नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? खरपतवारों को। इस अध्याय में हम कीटनाशी, बरूतीनाशी और कृंतकनाशी एवं उनके सुरक्षित प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस अध्याय में आगे अपन रसायनों में अब 9 प्रकार के बताए, उसमें से देखिए कीटनाशी, बरूतीनाशी और कृंतकनाशी, इन 3 प्रकार के रसायनों का अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन शुरू करते हैं कीटनाशी रसायन। कीटनाशी शब्द का अर्थ है कीटों का नाश करने वाला। ठीक है, कीटनाशी शब्द का अर्थ क्या होता है? कीटों का नाश करने वाला। फसलों, सब्जियों, फल वृक्षों एवं संचित अनाज को नाशक कीटों से बचाने हेतु उनका मारने या प्रतिकर्षित करने के लिए जिन विषैले रसायनों का प्रयोग करते हैं, उन रसायनों को अपन कीटनाशी कहते हैं। फलों, सब्जियों, फल वृक्षों और संचित यानी जो भंडारित किए गए अनाज को नाशक कीटों से बचाने, ठीक है, बचाने हेतु उनको मारना, उन नाशक कीटों से इन फलों, सब्जियों और संचित अनाज को बचाने या के लिए उनको नाशी कीटों को मारना या उनको प्रतिकर्षित करना यानी दूर भेजना क्या के लिए जिन अपन रसायनों का प्रयोग करते हैं, वो सब रसायन अपने कीटनाशी कहलाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। यह बहुत अधिक प्रभावी तथा त्वरित
अवाघात प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है। ये रसायन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि ये स्पेशल होते हैं, स्पेशली कीटों पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। और त्वरित आवाघात प्रभाव यानी त्वरित यानी बहुत जल्दी परिणाम देने वाले होते हैं, ठीक है। आवाघात प्रभाव क्विक नॉकडाउन इफेक्ट, ठीक है, उत्पन्न करने वाले होते हैं और ये बड़ी से बड़ी नाशक कीट समष्टि को न्यूनतम स्तर तक अथवा उन्मूलन करने में सफल होते हैं, ठीक है। इन्हें आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। और जो कीटनाशी होते हैं वो बड़ी से बड़ी समष्टि यानी कितनी भी मात्रा में, कितनी भी संख्या में अगर कीट हो तो उनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और इसको अपन आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग में ले सकते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है, जब कीटों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपन कभी भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। देखिए कीटनाशियों का प्रयोग केवल समय विशेष या आपातकाल में ही करना चाहिए, लेकिन कीटनाशियों का प्रयोग हम हर एक समय नहीं कर सकते। कुछ विशेष समय होता है और या फिर आपातकाल की स्थिति हो, दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो, तब हम कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं। फसल सुरक्षा कार्यक्रम में यह नियंत्रण विधि आसान, सफल, सस्ती एवं त्वरित परिणाम देने के कारण अधिक प्रचलन है। फसल की सुरक्षा कार्यक्रम में यह विधि जो कीटनाशी रसायन की विधि है उपयोग में लेना कीटनाशियों का, वो आसान विधि है, सफल भी होता है क्योंकि त्वरित 100% सफलता तो मिलती है, सस्ती भी है और बहुत ही त्वरित जल्दी परिणाम देने वाली होती है, इसलिए इसका बहुत ही प्रचलन में है, ये बहुत लोकप्रिय है किसानों में। देखिए कीट नियंत्रण में कीटनाशियों का प्रयोग बहुत पुराने हैं, कीटनाशियों का प्रयोग बहुत पुराने समय से हो रहा है। गंधक का बतौर कीटनाशी ईसा से 100 वर्ष पहले से उपयोग किया जा रहा है। जो गंधक होता है, ठीक है, गंधक क्या होता है? सल्फर, ठीक है। इस सल्फर का उपयोग कीटनाशी के रूप में ईसा से 100 वर्ष पहले से किया जा रहा है, बहुत पुराने समय से। आज 2021 हुई है, यानी 100 वर्ष ईसा से पहले यानी 2121, ठीक है, 2121 साल पहले से किया जा रहा है इसका उपयोग। जबकि जो आर्सेनिक होता है का कीटनाशी के रूप में प्रयोग 40 AD से किया जा रहा है, 40 ईसा से किया जा रहा है, यानी आज से लगभग 2080 साल पहले से किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1939 में DDT की खोज के बाद संश्लेषित कीटनाशियों के विकास में बड़ी क्रांति आई है। ये अंडरलाइन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है और बना भी है पहले ऐसा नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में भी मैं भी पढ़ाई करता हूँ, उसमें मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में कौन से कीटनाशी का खोज हुई थी, तो वो थी DDT। कौन सी? DDT की खोज हुई, ठीक है। आगे देखिए, ये संश्लेषित कीटनाशियों के विकास में बड़ी क्रांति आई और तब से लेकर अब तक कई प्रकार के कीटनाशियों की खोज और उनका विकास किया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी कीटनाशी का खोज हुई थी? DDT की खोज हुई थी। तो देखिए, फिर देखिए कीटनाशी संरूपण, फॉर्मुलेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, कीटनाशियों को सुगमता से प्रयोग में लाने हेतु कई स्वरूपों में रूपांतरित किया जाता है, कई प्रकार के बनाए जाते हैं कीटनाशी, ठीक है। तथा किसी भी कीटनाशी के सफल प्रयोग के लिए उपयुक्त स्वरूपण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सफल प्रयोग के लिए हमें स्वरूपण करना बहुत ही ज़्यादा, फॉर्मुलेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कीटनाशियों में 2 प्रकार के स्वरूपण होते हैं, एक तो ठोस रूप में और एक द्रव रूप में। 2 प्रकार के कीटनाशी दवाइयाँ होती हैं, एक तो वो ठोस चूर्ण के रूप में होती हैं जिनको बुरकाव द्वारा अपन काम में लेते हैं, और द्रव रूप में होती हैं उनको छिड़काव द्वारा काम में लेते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था बुरकाव और छिड़काव में क्या फ़र्क होता है। बुरकाव और छिड़काव, ठीक है, 2 प्रकार से क्या फ़र्क होता है वो हमें पता है। देखिए, ठोस स्वरूपण, पहला है ठोस स्वरूपण। 2 प्रकार के होते हैं, ठोस और द्रव कीटनाशी, ठीक है। पहला है ठोस स्वरूपण, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठोस स्वरूपण खुद 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, कीटनाशी धूलि, डस्ट, ठीक है, इसमें कीटनाशी की सांद्रता 0.1 से लेकर 25% तक हो सकती है।
कीटनाशी की सांद्रता इसमें कितनी हो सकती है, 0.1 से लेकर 25% तक, यानी 100% ऐसा नहीं है पूरी चूर्ण कीटनाशी से बनी होती है, उसमें कुछ और भी होता है, इसकी मात्रा निश्चित होती है। 0.1 से लेकर 25% तक आवश्यकता अनुसार हो सकती है। धूली सामान्यतः 2, 5 एवं 10% चूर्ण के रूप में बाजार में उपलब्ध होती है। ये जो धूली होती है कीटनाशी की वो 2%, 5% या 10% के रूप में चूर्ण के रूप में बाजार में उपलब्ध होती है, मार्केट में मिलती है दुकानों पर। इसका उपयोग प्रातःकाल करना अधिक लाभदायी होता है। ठीक है, इसका उपयोग कब किया जाता है, सुबह सुबह करना लाभदायी होता है। फिर है दानेदार कीटनाशी। इस स्वरूपण को कीटनाशी निहित असक्रिय पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इसको क्या, कीटनाशी निहित असक्रिय पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। दानों का आकार 0.25 से 2.38 मिलीमीटर परिधि का होता है, यानी दानों का आकार 0.25 से 0.38 मिलीमीटर परिधि का होता है। इन दानों में 2 से 10% तक कीटनाशी की मात्रा हो सकती है। इन दानों के अंदर क्या होती है, 2 से 10% तक कीटनाशी की मात्रा हो सकती है। इनको भूमि अथवा पौधों पर छितराकर प्रयोग में लाते हैं। इनको कैसे प्रयोग में लाते हैं, छितराकर प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, भूमि पर या तो फैला दे, ऐसे छितरा दे, या फिर पौधों पर छितरा दे। इस हेतु पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए पानी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अपन डायरेक्ट फसलों पर या फिर जमीन पर डाल देते हैं तो पानी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। घुलनशील चूर्ण के रूप में देखिए, लगभग सभी कार्बनिक कीटनाशी जल में अघुलनशील होते हैं। ज़्यादातर तो क्या होते हैं, जो कार्बनिक कीटनाशी का मतलब जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, वो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते ही नहीं है। इसके कारण शीघ्र ही ये पेंदे पर बैठने लगते हैं, तो इसमें एक आद्रक को साथ में मिलाते हैं जो इन कणों को पानी में घोले रखता है। ठीक है, ये अघुलनशील होते हैं, जिससे अगर अपन पानी में इनको घोलेंगे भी तो ये थोड़ी देर में पेंदे पर बैठ जाएंगे, पात्र के पेंदे पर बैठ जाएंगे सारे के सारे, पानी ऊपर रह जाएगा, कीटनाशी नीचे रह जाएगी। ठीक है, बैठने लगते हैं, इसलिए क्या करते हैं, घुलते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इनको, तो इनके साथ एक आद्रक मिलाया जाता है जो क्या करता है, इसके साथ क्रिया करके और पानी में घुल जाता है, यानी इनडायरेक्टली ये पानी में घोल देता है कीटनाशी को। ठीक है, सामान्यतः इस स्वरूपण में देखिए 25, 40, 50% कीटनाशी की मात्रा उपस्थित रहती है। सामान्यतः इस स्वरूपण में देखिए 25, 40 व 50% कीटनाशी की मात्रा उपस्थित रहती है। इनकी क्रियाशीलता 1 से 2% पृष्ठ सक्रिय भिगोने वाले अथवा विस्थापित करने वाले कारकों को मिलाकर बढ़ाई जाती है। इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो 1 से 2% पृष्ठ सक्रिय भिगोने वाले, यानी पृष्ठ सक्रिय मतलब जो पृष्ठ को ही भिगो रहे, पूरा अंदर नहीं घोलते। ये दाना है, जैसे ये कीटनाशी का दाना है, इसकी जो सतह है वही घोलते हैं। ठीक है, जिससे वो पानी में घुले हुए हमें प्रतीत होती है। ठीक है, या विस्थापित करने वाले कारकों को मिलाकर बढ़ाई जा सकती है, इसकी विलेयता अपन बढ़ा सकते हैं। फिर है द्रव स्वरूपण। 3 स्वरूपण पढ़े अपन ने। ठोस स्वरूपण में 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो धूली, दानेदार और एक घुलनशील चूर्ण। अब अपन पढ़ेंगे द्रव स्वरूपण। ठीक है, यानी कीटनाशी का दूसरा भाग, द्रव स्वरूपण। देखिए आगे, पायसीकरणीय सांद्र। ठीक है, एमल्सिफिएबल कंसंट्रेट और ECT से कहते हैं। पायसीकरण क्या होता है कि पायसीकरणीय सांद्र कीटनाशियों का एक सामान्य स्वरूपण है जो कीटनाशी इसके विलायक तथा पायसी कारकों के मिश्रण से बनाया जाता है। ये क्या, विलायक तथा इसके पायसी कारकों के मिश्रण से बनाया जाता है। पायसी कारक इस विलयन घोल को स्थिरता, गीला करने और फैलाने के गुण प्रदान करते हैं। जो पायसी कारक यानी जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो पायसीकरण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, घोल को स्थिरता मतलब स्थिर रखते हैं। ठीक है, गीला करने में और फैलाने का गुण प्रदान करते हैं, जिससे वो फैलता है, गोल पूरा बनते हैं। इन्हें जल में मिला दिया जाता है तो ये ऐसे पायस में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे तेल को जल में मिला दिया जाता है। ठीक है, ये मिलाने पर घोल ऐसा बन जाता है जैसे तेल में पानी मिला दिया अपन ने पूरा। ठीक है, वैसा लगता है। और फसलों को उपचारित करने के लिए जल्दी से विघटित होने वाले सांद्रों का प्रयोग किया जाता है। अब इनसे फसलों को उपचारित करने के लिए हम किसका, सांद्रों का प्रयोग करके, और ऐसे सांद्र तो जल्दी से टूट जाए, टूटेंगे तभी तो वो क्या होंगे, फैलेंगे तभी तो वो सब जगह कार्य कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। प्रयोग किया जाता है जिससे उपचारित भाग पर कीटनाशी के विषाक्त
अवशेषों में कमी आती है। जल्दी टूटते हैं तो फिर जल्दी बिखरेंगे, तो फिर जल्दी नष्ट भी होंगे और अपना काम करेंगे, तो इनके जो विषाक्त जहरीले कीटनाशी के जहरीले भाग होते हैं वो भी अवशेष कम रहते हैं। विलयन के रूप में भी अपन बना सकते हैं। वे संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशी जो जल में विलयशील नहीं होते हैं उनका उपयोग कार्बनिक विलायकों में मिलाकर किया जाता है। अब कुछ होते हैं ऐसे कीटनाशी जो जल में घुलते ही नहीं है, ठीक है, तो उनको कैसे घोला जाता है? जो द्रव पदार्थ होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। उन द्रव कीटनाशियों को किस में घोला जाता है? कार्बनिक विलायकों, जैसे तेल में, ईथर में या पैराफिन तेल है, इनमें घोलकर क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इनका ज्यों का त्यों सीधा उपयोग घरेलू कीटों, मच्छरों और जलीय कीटों के नियंत्रण हेतु हस्तफुहार द्वारा किया जाता है, जैसे फिनाइट, ठीक है। इनका ज्यों का त्यों मतलब ना तो पानी में घोला जाता है ना कोई बात है, जैसी दवाई लाई और अपन इनका उपयोग कर सकते हैं। कहाँ पर इनका उपयोग अपन कहाँ कर सकते हैं? इनका उपयोग कर सकते हैं कीटों, जो घरेलू कीट होते हैं, मच्छर होते हैं और जलीय कीटों पर नियंत्रण के लिए अपन उपयोग में कर सकते हैं, जो हस्तफुहार विधि होती है। आपने देखा होगा कि हस्तफुहार विधि होती है। आगे देखिए सांद्र कीटनाशी द्रव। आगे देखिए सांद्र कीटनाशी द्रव स्वरूपण में तीसरा है सांद्र कीटनाशी द्रव। यह कीटनाशियों का ऐसा द्रव स्वरूपण है जिसमें जल मिलाकर इसकी शक्ति को तनु किया जाता है, ठीक है। कीटनाशियों का ऐसा द्रव स्वरूपण है जिसमें जल मिलाकर क्या करते हैं? जिसमें जल मिलाकर इसकी शक्ति को तनु किया जा सकता है, ठीक है। पानी मिलाकर इन सांद्र को थोड़ा कमजोर किया जा सकता है, यानी इनकी क्षमता को थोड़ा कम किया जा सकता है इन कीटनाशियों को। सॉरी, यहाँ लिखा है कि नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, जल मिलाने की नहीं मिलाते हैं, तथा इसे बहुत ही निम्न घनत्व के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए इनको क्या करते हैं? बहुत कम मात्रा में प्रयोग में लेते हैं, जैसे फास्मेमिडान का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में विलयन तथा मेलाथियान का 95% सांद्र कीटनाशी द्रव, ठीक है। फिर है वायु विलय। कुछ वायु में विलय भी होते हैं, जैसे कीटनाशियों की सूक्ष्म कणिकाएं हैं जो हवा में धुंध या कोहरे के रूप में झूलते रहते हैं। ये क्या होते हैं? फसलों के ऊपर हवा में कोहरे और धुंध के रूप में कीटनाशी ये झूलते रहते हैं। उच्च दाब पर छिद्र से निकलने वाली गैस तीव्रता से वाष्पित होते हैं, ठीक है, होते हुए हवा में कीटनाशियों की सूक्ष्म कणिकाओं को छोड़ देते हैं, जो धीरे धीरे फसलों पर जम जाती है। वह ऐसे विषाक्त पत्तियों को खाकर नासी कीट मर जाते हैं, ठीक है। फिर हवा में इनको छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं? कोहरे के रूप में न हो जाते हैं। फिर जब ये सही टाइम आता है तो ये कोहरे से अलग होकर क्या करते हैं? पेड़ों की पत्तियों पर आ जाते हैं, पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे जो कीट इन पर कीटनाशी वाली पत्तियों को खाता है तो वो खाकर क्या हो जाता है? मर जाता है। वायु विले एरोसोल का उपयोग हवाई जहाज में, वायु विले एरोसोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज अथवा हेलीकॉप्टर से किसी बड़े क्षेत्र में कीट के विशेष नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है। कीट के विशेष नियंत्रण हेतु किया जाता है। बड़े क्षेत्र में अपन देखें जो वायु में विलय कीटनाशी होते हैं उनको हवाई जहाज के द्वारा अथवा हेलीकॉप्टर से बड़े क्षेत्र में कीट के विशेष नियंत्रण हेतु छोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ टिड्डी का प्रकोप। टिड्डी जो आती है, टिड्डी दल, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है, संख्या में होती है और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने के कारण इनको क्या करते हैं अपन? हवाई जहाज के दौरान, अब हाथ से कब तक छिड़केंगे वो अपन को, ठीक है, पानी देकर कब तक इनको छिड़केंगे? तो ऊपर से छिड़कने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबा एरिया, लंबा क्षेत्र कवर करने के लिए इसको हवाई जहाज से छोड़ा जाता है, हेलीकॉप्टर से ऊपर से छोड़ा जाता है। फिर धूमक के रूप में देखिए फमिगेंट। कीटनाशियों की वाष्पशील अवस्था को धूमक कहते हैं। कीटनाशियों की जो वाष्पशील अवस्था होती है वो धूमक कहलाती हैं, यानी जो कीटनाशी की अवस्था, ऐसी अवस्था जो भाप बन के उड़ सके, ठीक है, उनको धूमक कहते हैं। धूमक वे स्वरूपण है जिनमें दबाव के अंतर्गत द्रव अवस्था में रखा जा सकता है, जिनमें क्या कर सकते हैं अपन? दबाव से द्रव अवस्था में रख सकते हैं। इनका प्रयोग संचयित अनाज के भंडार गृहों, कोठियों, गोदामों एवं जहाजों के लदानों में किया जाता है। इनका संचयित अनाज के भंडारण में इनका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? भंडार गृहों, कोठियों, गोदामों और जहाज के लदानों में किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियाँ।
जैसे अपन जो भंडार गए होते हैं, गोदाम होते हैं, उनमें अपन रखते हैं कई सारे, ठीक है, गोलियां रखते हैं छोटी छोटी सफ़ेद, आपने देखी होगी। वो क्या होती हैं, ठीक है, वो सीधी ठोस अवस्था में होती हैं और वो भाप बन के उड़ती हैं, ठीक है, ठीक है, वो धूमक होती है। जैसे कीटनाशी उर्वरक मिश्रण, अगला है कीटनाशी उर्वरक मिश्रण। बुआई के समय कीटनाशियों तथा उर्वरक को मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कीटनाशी जो उर्वरक के साथ मिलाकर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे भूमि में उपस्थित नाशक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। और उर्वरक कब दिए जाते हैं, बुआई के समय, ताकि वो ज़मीन में उपस्थित रहें और बीजों को प्राप्त होकर क्या करें, उनका अंकुरण जल्दी से करवाएं, फसलों को उपयोग में। तो उसी समय उर्वरक के साथ क्या दिए जाते हैं, कीटनाशी दिए जाते हैं, जो जमीन के अंदर जाकर जमीन में पाए जाने वाले हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं। आगे देखिए, कीटनाशियों के मिश्रित स्वरूपण। आजकल 2 या उससे अधिक कीटनाशियों के सक्रिय घटकों के मिश्रण के बने हुए स्वरूपण का प्रचलन बहुत हो रहा है। आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। मिश्रण का 2 या 2 से अधिक कीटनाशी एक साथ मिलाकर दिए जाते हैं। इस प्रकार के संयोजनों को संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं और इनमें संयुक्त अविषालु क्रिया होती है। इनमें संयुक्त अविषालु, कोई जहरीली क्रिया नहीं होती है और इस क्रिया को अपन संयुक्त क्रिया के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए कीटनाशियों का वर्गीकरण। कीटनाशियों का वर्गीकरण क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो देखिए, कीटनाशियों का वर्गीकरण अपन देखिए 3 आधार पर, कुछ बुनियादी आधार पर कर सकते हैं, जिसमें देखिए कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर। अब कुछ दवाइयों का उपयोग कीटों के शरीर में कैसे प्रवेश करती है, उसके आधार पर इन कीटनाशियों का प्रयोग कर सकते हैं अपन। वर्गीकरण बांट सकते हैं कीटनाशियों को। क्रियाविधि के आधार पर सब कीटों की कीटनाशियों की क्रियाविधि अलग अलग होती है और रसायनों के स्वभाव तथा सक्रिय घटकों के आधार पर भी अपन कीटनाशियों को बांट सकते हैं। रसायन कीटनाशी दवाई का स्वभाव कैसा है, वो किसको मारती हैं, ठीक है, और सक्रिय घटक कौन कौन से, उसके आधार पर मार सकते। देखिए अब इनके वर्गीकरण को देखिए। सबसे पहले कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर रसायनों को कितने भागों में बांटा गया कीटनाशियों को। तो कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशियों को 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सस्पर्श विष। ये कीटनाशी कीटों के क्यूटिकल के संपर्क में आने पर उसके अंगों में शोषित होकर अपना घातक प्रभाव दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, कीटों के जो क्यूटिकल होती है, ठीक है, ये कीटनाशी क्या करते हैं, कीटों की क्यूटिकल यानी कीटों की जो ऊपरी सतह होती है उस पर एक परत पाई जाती है क्यूटिकल की, ठीक है, उनके संपर्क में, उस परत के संपर्क में आकर क्या करती है, उनके अंगों में चली जाती है, कीटों के अंदर चली जाती है और अपना घातक प्रभाव दर्शाती है और फिर उनको मारती है। इनका प्रयोग धूली अथवा छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। इनका प्रयोग अपन कैसे कर सकते हैं, धूली के रूप में ऐसे ही फुरकाकर या छिड़काव करके कर सकते हैं। जठर विष, स्टोमच पॉइजन, यानी पेट में जाकर जो जहर फैलाने वाली दवाइयाँ हैं। इसमें कीटनाशियों का प्रयोग कीटों के भोज्य पदार्थों पर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कीटनाशियों के जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें मिलाकर इन कीटनाशियों का प्रयोग किया जाता है। कीटों को जब भोज्य यानी खाने वाला पदार्थ होता है, यह भोजन जब कीटों के काटने, चबाने या चुभाने व चूसने वाले मुखांगों द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो कीटनाशियों की अविषालुता के कारण मर जाते हैं। ये जब जो स्टोमच पॉइजन होते हैं, ठीक है, स्टोमच पॉइजन होते हैं, जठर विष, ये जब अपन इनके कीटों के भोजन में मिलाकर देते हैं तो जब भी जैसे इनको कीट खाते हैं, जो काटते, चबाते या चुभाने व चूसने वाले मुखांग द्वारा ये इनके शरीर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अविषालुता के कारण मर जाते हैं, ठीक है, जहरीले प्रभाव के कारण ये मर जाते हैं कीट। फिर है धूमक। ये कीटनाशी वाष्पशील होते हैं तथा विषैली गैस छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, विषैली गैस से छोड़ते हैं। ये कीटनाशी वाष्पशील होते हैं और विषैली गैस छोड़ते हैं, जो श्वास रंध्रों द्वारा गैसीय अवस्था में कीटों के श्वसन नलियों में प्रवेश करके श्वास अवरोध करते हैं, जिससे कीट मर जाते हैं। इनका प्रयोग वायुरोधी स्थानों पर संचयित अनाज के कीटों के नियंत्रण हेतु करते हैं। अब ये क्या गोलियों के रूप में होते हैं, ठीक है, और सीधे क्या करते हैं, ठोस से भाप में बन जाते हैं, जिससे ये भाप में यानी वायु में गैस में बदलते रहते हैं और गैस क्या करती है, आसपास के वातावरण में फैलती रहती है। जैसे इनके पास कोई कीट आता है, वो कीट, ये जो कीटनाशी वायु के रूप में यहाँ फैले हुए हैं, वो इनके श्वास के साथ, इनकी सांस के साथ कहाँ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं
और फिर इनका दम घुटने लगता है, ठीक है, श्वास अवरोध करते हैं, यानी इनको श्वास आनी बंद हो जाती है कीटों को और वो मर जाते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग बंद कमरों में किया जाता है, यानी अनाज के भंडारण में, जहाँ हवा बाहर से ना आ सके, क्योंकि हवा आएगी तो कहीं ना कहीं से बाहर जाएगी, तो जो भी ये गोली है भाप बन के इसमें फैलेगी हवा में, वो कहीं ना कहीं से बाहर चली जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो बंद कमरे में किया जाता है जो चारों तरफ से बंद हो। क्रिया विधि के आधार पर कीटनाशी देखिए, कीटनाशी कितने प्रकार के होते हैं। तो कीटनाशियों के शरीर में प्रवेश करके उनके अलग अलग तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस आधार पर कीटनाशियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे पहला है भौतिक विष, ठीक है। वास्तव में ये विष नहीं होते, ठीक है, ये कीटों को दम घोटकर या उन्हें निर्जलीकरण मार देते हैं। ये वास्तव में कोई जहर नहीं होते हैं, ये सिर्फ या तो दम घोटते हैं कीट का या फिर उनका निर्जलीकरण करते हैं, यानी उनके कीट के अंदर का जो सारा पानी होता है उसको सुखा देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, जिससे पानी की कमी से मर जाते हैं वो। इनमें श्वास रोधी या अवघर्षक प्रभाव मुख्य होते हैं, इसमें श्वास रोधी या अवघर्षक प्रभाव मुख्य होते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य विष, ठीक है, यह विष कीटों की आहार नलिका में पचे हुए भोजन के साथ अवशोषित होता है, यानी कीटों के भोजन के साथ क्या होता है, ये अवशोषित होता है जीव द्रव्य विष जहर, और कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में उपस्थित प्रोटीन्स पर प्रभाव डालते हैं। और कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है, यानी कीटों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, वहाँ जाकर वो उनके कोशिका द्रव्य के प्रोटीन्स पर प्रभाव डालती है, जिससे उसकी प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है, जिससे वो अवक्षेप प्रोटीन जो उनका होता है वो काम करना बंद कर देता है और अवक्षेप के रूप में, एक अवशेष के रूप में पड़ा रहता है और कोशिकाएं मर जाती है। प्रोटीन के बिना उनको ऊर्जा नहीं मिलती और वो मर जाती हैं, तथा साथ ही कीट भी मर जाता है। जब अंदर की कोशिकाएं मर जाएगी तो क्या होगा, कीट भी मर जाएगा। हमने पढ़ा होगा 6ठी क्लास में जब साइंस शुरू की थी तो हमने पढ़ा था कि प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, ठीक है। तो कोशिका ही मर जाएगी तो जीव कैसे रहेगा। आगे देखिए, फिर है श्वसन विष, नाम से श्वसन के साथ यानी श्वास के साथ शरीर में अंदर प्रवेश करने वाले जहर। इस प्रकार के कीटनाशी श्वसन तंत्र में प्रवेश कर श्वास संबंधी एंजाइमों को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे कीट मर जाते हैं। यानी श्वास में काम आने वाले एंजाइमों को ये कीटों के अंदर जाकर नष्ट कर देते हैं, उन एंजाइमों को काम करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कीट मर जाते हैं। तंत्रिका विष, जो कीटनाशी शरीर में प्रवेश कर ज्ञान तंत्रिका तंत्र को प्रभाव करते हैं वो तंत्रिका विष कहलाते हैं। यानी कीटों के अंदर प्रवेश करके ये दवाइयाँ क्या करती हैं, उनके नर्वस सिस्टम को, उनका जो तंत्रिका विष होता है, जो ज्ञान उन्हें प्रदान करवाता है हर चीज़ का, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। ये तंत्रिका विष कहलाते हैं। ये प्राथमिक रूप से ऊतकों की वसा में घुल जाते हैं। ये दवाइयाँ जो शरीर के अंदर जाकर क्या करती हैं, कीटों के ऊतकों की वसा में घुल जाते हैं तथा कीटो एसिटिल कोलिनस्ट्रेंस एंजाइम का संदमन करते हैं, जिससे कीट बेहोश होकर मर जाते हैं, ठीक है। कीटों के एसिटिल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम का संदमन करते हैं, ये यानी कीटों के अंदर ये एसिटिल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम का संदमन करते हैं, यानी उनकी क्रियाविधि को, इस एंजाइम की क्रियाविधि को कम कर देते हैं, जिससे कीट बेहोश होकर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्रियाविधि के आधार पर रसायन, ठीक है। अब रसायनों के स्वभाव के आधार पर कीटनाशी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कीटनाशियों को उनके रासायनिक स्वभाव के अनुसार 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है अकार्बनिक कीटनाशी, यानी जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो कीटनाशी। आजकल इनका प्रयोग लगभग नगण्य हो गया है, बहुत ही कम मात्रा में इनका उपयोग करते हैं आजकल। इनका प्रचलन संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों से पूर्व अधिक होता था, जो पहले इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता था जब कार्बन से बने हुए कीटनाशी नहीं आए थे, ठीक है। सामान्यतः ये कीटनाशी धातु उद्भवी होते हैं तथा इस वर्ग के सभी यौगिक भोजन द्वारा अंतर्ग्रहित होकर कीटों को मारते हैं। ये ज़्यादातर धातुओं से बने होते हैं और ये क्या करते हैं, कीटों द्वारा भोजन के साथ अंदर ग्रहण करके, शरीर के अंदर ग्रहण करके कीटों को मारते हैं, ठीक है। इनमें निम्नलिखित मुख्य हैं, इनमें देखिए मुख्य कौन कौन से हैं। पहला है आर्सेनिक यौगिक, ठीक है। आर्सेनिक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इन कीटनाशियों में किससे बने होंगे, ये आर्सेनिक से बने होंगे। आर्सेनिक के जो सभी यौगिक कीटों और स्तनधारियों के लिए अति विषैले आंतरिक विष होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वह जहरीले होते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए जैसे लेड आर्सेनिक, ठीक है, शीशे के साथ बना हुआ आर्सेनेट, ठीक है।
फिर कैल्शियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट, पेरिस ग्रीन यानी कॉपर एसिटो आर्सेनेट, आर्सेनिक ऑक्साइड्स आदि। ठीक है, ये कुछ आर्सेनिक से बने हुए कीटनाशी हैं। इसी तरह देखिए फ्लोरोन यौगिक, ठीक है, ये फ्लोरोन से बने होंगे और ये लवणों की अपेक्षा स्तनधारियों के लिए कम विषैले होते हैं। ये आर्सेनिक की अपेक्षा क्या होते हैं, स्तनधारियों के लिए कम जहरीले होते हैं, परंतु कीटों के लिए अधिक विषैले और पौधों के लिए सुरक्षित होते हैं। ये स्तनधारियों यानी जो जिन कीटों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, उनके लिए ये कम जहरीले होते हैं। ठीक है, लेकिन कीटों के ऊपर तो क्या करते हैं, विषैला प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये पौधों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। फ्लोरीन जो यौगिक होते हैं ये सस्पर्श विष के साथ जठर विष का भी कार्य करते हैं। ये सस्पर्श विष यानी त्वचा से भी ग्रहण किए जाते हैं और जठर यानी शरीर के अंदर जाकर, पेट के अंदर जाकर, कीटों के पेट के अंदर जाकर भी अपना जहरीला प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लूओएल्यूमिनेट व क्रायोलाइट, ये कुछ फ्लोरीन यौगिक हैं जो क्या करते हैं, जो जिनका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। आगे देखिए गंधक और उसके यौगिक, गंधक और इसका, ये कीटनाशी बरूतीनाशक और कवकनाशी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये कीटनाशी क्या करते हैं, बरूतीनाशक और कवकनाशी के रूप में प्रयोग करती है। इसका अवशिष्ट प्रभाव कम रहता है, इसका जो अवशिष्ट प्रभाव होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका जो अवशिष्ट प्रभाव बहुत कम होता है, परंतु इनके प्रयोग से धातु की चीज़ें काली पड़ जाती हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से जो धातु की चीज़ें होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, कपड़ों का रंग उड़ जाता है। ठीक है, बीजों के उगने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी गंधक और उसके यौगिक का उपयोग होते तो बहुत ही जहरीले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रभाव भी बहुत तेज होता है, लेकिन इनके कुछ नुकसान हैं। खेत में कोई धातु बड़ी होगी तो इसके उपयोग से वो नष्ट हो जाएगी, यानी वो काली पड़ जाएगी। और ज़मीन के अंदर तो कई सारी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। ठीक है, कपड़ों का रंग भी उड़ जाएगा इसके उपयोग से, और बीजों के उगने की क्षमता तक प्रभावित होगी तथा दुर्गंध आती है, इससे बदबू भी आती है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है वैसे। ठीक है, जैसे गंधक धूली, घुलनशील गंधक जो पानी में घुल जाए, ठीक है, वो गंधक, ऐसे यौगिकों का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारे फास्फोरस यौगिक, नाम से ही पता चल रहा है फास्फोरस से बने होंगे। फास्फोरस यौगिक में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला यौगिक जिंक फास्फाइड है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो यौगिक है वो कौन सा है, जिंक फास्फाइड है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, जिसे टिड्डों या झिंगुरों के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाते हैं। जिसे अपन कहाँ प्रयोग में लेते हैं, टिड्डों या झिंगुरों के विरुद्ध प्रयोग में लेते हैं, परंतु चूहों के नियंत्रण के लिए इसे विलोबक के रूप में यानी लालच देने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है चूहों के लिए। ठीक है, तो फिर है कार्बनिक कीटनाशी। कार्बनिक कीटनाशी में क्या होता है, अब ये कार्बन से बने हुए होंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे समूह आते हैं। ठीक है, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज अपन ने कीटनाशियों की चर्चा की थी रासायनिक नियंत्रण में। ठीक है, जैसे कीटनाशी, बरूतीनाशी, सूत्रकृमिनाशी, कृंतकनाशी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे कीटनाशी स्वरूपण अपन ने पढ़ा था। कीटनाशी रसायन की शुरुआत की थी और कीटनाशी स्वरूपण, जिसमें ठोस स्वरूपण में देखिए धूली की दानेदार व घुलनशील चूर्ण के रूप में, और द्रव स्वरूपण में देखिए पायसीकरण, विलयन, सांद्र कीटनाशी, वायु विलय। ठीक है, कीटनाशी उर्वरक, कीटनाशियों के मिश्रित स्वरूपण का उपयोग किया जाता है। कीटनाशियों का वर्गीकरण देखिए 3 आधार पर किया जाता है, 3 विधियों के आधार पर, उनके शरीर में प्रवेश के आधार पर, स्पर्श के द्वारा, पेट के द्वारा, खाने के द्वारा कैसे प्रवेश करते हैं, क्रियाविधि कैसी होती है, उनके आधार पर, रसायनों के स्वभाव के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। जैसे एक तो सस्पर्श, शरीर में प्रवेश के आधार पर देखिए सस्पर्श विष, जठर विष यानी पेट में जाने वाला, धूमक यानी वाष्पशील जो होता है। ठीक है, यानी उनके श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला। उसके बाद क्रियाविधि के आधार पर देखिए भौतिक विष होते हैं, फिर जैव द्रव्य यानी कोशिका के जीव द्रव्य को जाकर नष्ट करते हैं। ठीक है, श्वसन विष होते हैं जो श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं। तंत्रिका विष होते हैं यानी जो श्वसन की क्रियाविधि को नष्ट करते हैं। ठीक है, तंत्रिका विष होते हैं जो उनकी ज्ञानकारी तंत्रिकाएँ होती हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। स्वभाव के आधार पर रसायन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कार्बनिक कीटनाशी के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज आर्सेनिक यौगिक जो आर्सेनिक से बने होते हैं यानी जो इसमें कार्बन नहीं बना होता पाया जाता है वो यौगिक।
आर्सेनिक यौगिक यानी जो आर्सेनिक से बने हैं, फ्लोराइड्स फ्लोरीन से बने हैं, ठीक है। गंधक है उसके यौगिक सल्फर से बने हैं, फास्फोरस से बने हैं, इन सब से। फिर कार्बनिक कीटनाशकों की अपन चर्चा करेंगे, जो क्या होगी आगे अपन कार्बनिक कीटनाशकों की चर्चा करेंगे, ठीक है। वो आने वाली क्लास में अपन करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।